हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे संसाधन भूगोल में, रिसोर्स ज्योग्राफी में बात कर रहे थे। हमने एक चैप्टर कर लिया था शुरू में, जल संसाधन भी कर लिया, वन संसाधन भी कर लिया। हमने संसाधनों का परिचय, उसका वर्गीकरण देख लिया, उसका विषय क्षेत्र हमने देख लिया। तो अब न्यू टॉपिक है अपना, नया टॉपिक मत्स्य संसाधन, मत्स्य पालन या संसाधन। मत्स्य संसाधन, ठीक है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली पालन। आपको मछली से के बारे में सामान्य जानकारी तो होगी, मछलियाँ खाने के काम में आती हैं। ये जो मछलियाँ हैं, मछली पालन है, ये शीत कटिबंध में अधिक की जाती है। वहाँ पे भोजन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। वहाँ की मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं खाने में भी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो प्रकार है मछली पालन में वो कम है, ज़्यादा शीत कटिबंध में या शीत कटिबंध वाले क्षेत्रों में है। विश्व के खाद्यान्न रूप में हम बात करें तो 3% खाद्यान्न के रूप में, विश्व का 3% खाद्यान्न, अगर पूरा खाद्यान्न में बात करें तो 3% मछली को ही खाते हैं खाद्यान्न के रूप में। कितना खाते हैं? 3%, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें मछलियों की, तो मछलियाँ जो हैं वो खाद्य की आपूर्ति करती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न के अभाव में उनकी भरपाई करने में जो महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है वो मछलियाँ रखती हैं। इनकी ना तो कोई बुवाई की जाती है, न जुताई की जाती है, न कटाई की जाती है। ये समुद्रों में अगर सावधानीपूर्वक इसको पकड़ा जाए और खाने के काम में लें तो यहाँ पे लंबे टाइम तक ये ख़त्म नहीं होने वाली। मछलियों को आप लंबे टाइम में, इसके अंदर बहुत सारे खनिज भी होते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य की शरीर के लिए महत्वपूर्ण भाग रखते हैं। इस मछलियों से तेल भी बनता है और चर्बी भी बनती है, तो तेल खाने के काम में आता है इनका, मछलियों का। इनके व्यवसाय से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। शुरू में जो सभ्यताएं विकसित हुई महासागरों के पास में, तो उनका महासागरों की ओर आकर्षित होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि वहाँ पे खाद्यान्न के रूप में उनको मछलियाँ मिल रही हैं। अगर हम खाद्यान्न की ही बात करें, खाद्यान्न जैसे अनाज की बात करें, तो इतनी जनसंख्या को यहाँ पे पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते खाद्यान्न से। उसकी जो पेट की भूख है उसको शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व के पूरे खाद्यान्न का 3% जो भाग यहाँ पे रखता है वो मछलियाँ रखती हैं, जो खाने के काम में आती हैं। यहाँ पे खाने में अगर पूरी मछलियों की बात करें तो 50% भाग मछलियों का खाने में मानव काम में लेता है। 15% भाग है इसका, वो यहाँ पे पशुओं को खिलाने में काम में लेता है, जिसके अंदर ये जंगली जानवर है। और यहाँ पे 25% इसका भाग होता है, वो यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों के रूप में होता है। रासायनिक उर्वरक जो बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। और 10% भाग यहाँ पे चर्बी और तेल बनाने के काम में आते हैं। जो मछलियों का उपयोग हम करते हैं, 50% मछलियाँ मानव के खाने के काम में आती हैं, 15% मछलियाँ पशुओं के काम में आती हैं, पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं, और 25% मछलियों से रासायनिक उर्वरक यानी खाद का निर्माण भी इनसे किया जाता है। और यहाँ पे 10% जो मछलियाँ वो तेल या चर्बी बनाने के काम में आता है, ठीक है। इतनी प्रकार की इनकी ये जो मुख्य बातें हैं वो है।
अगर अब बात करें मत्स्य पालन में आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं, आवश्यक दशाएं इनकी देखें, आवश्यक दशाएं इनकी देखें तो सबसे पहली दशा है शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। ये दशा बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र ऐसा है वहाँ पे खाने के काम में ज़्यादा मछलियों को लिया जाता है। यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो उष्ण कटिबंध की बजाय यहाँ पे स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। उष्ण कटिबंध की जो भाग में मछलियाँ हैं वो खारी हैं और वहाँ पे जो मछलियाँ वो मीठी हैं स्वादिष्ट के अनुसार। और शीतोष्ण कटिबंध में लंबे टाइम तक जो मछलियाँ हैं वो भोजन के रूप में रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती। उष्ण कटिबंध में ज़्यादा तापमान पड़ने के कारण वो मछलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे आवश्यक दशाएं में सबसे पहला पॉइंट यही है कि शीत कटिबंध ही मछलियों के भोजे के रखने के लिए उपयुक्त स्थान है। उष्ण कटिबंध में अगर मछलियों को रखोगे तो यहाँ पे शीत प्रधानक जो स्रोत होते हैं जिसमें फ्रिज वगैरह या ठंडे जो भी संयंत्र होते हैं उनके अंदर आपको मछलियों को रखना पड़ेगा लंबे टाइम तक चलाने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रखता है या उपयुक्त दशा मानी जाती है मछलियों के यहाँ पे व्यवसाय के लिए। सबसे ज़्यादा मछली पालन शीतोष्ण कटिबंध में ही होता है। विश्व की दृष्टि में हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जो ग्रांड बैंक डागर बैंक जो क्षेत्र है जापान के आसपास वाला क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध का ही भाग है या शीत कटिबंध का भाग है। वहाँ पे मछलियों का पालन या मत्स्य व्यवसाय किया जाता है या संसाधन मान सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम बात करें तो मछली पालन में आवश्यक दशा शीतोष्ण क्षेत्र की है। दूसरी बात हम इसके अंदर करें तो उथला सागर है। अगर दूसरी बात करें तो उसके अंदर क्या आ गया, उथला सागर। उथला सागर है वो मछलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। उथला सागर का मतलब कम गहरा। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ये पर्वत पठार मैदान और ये समुद्री भाग है। इसके अंदर यहाँ पे पानी है। यहाँ से हम चलें तो पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पठारी भाग और ये मैदान। मैदान के पास में यहाँ तक पानी है। ये क्या है, पानी। इसका ये जो भाग है मगन तट वाला, जहाँ 1 डिग्री से 3 डिग्री का कोण बनता है, जिसके बीच में यहाँ पे किसके बीच में, यहाँ समुद्र के लेवल और इस तली वाले भाग में यहाँ पे 1 डिग्री से 3 डिग्री का जो भाग बनता है इसको मगन तट बोला जाता है। मगन तट बोला जाता है। इस मगन तट पर यहाँ पर मछलियाँ, एक घास होती है प्लैंक्टन्स, वो क्यों होती हैं, क्योंकि इसकी गहराई जो होती है इस मगन तटों की वो 60 फेदम होती है या 200 मीटर। 200 मीटर गहराई तक ही यहाँ पे ये मगन तट होते हैं। इसकी गहराई इतनी होती है। तो यहाँ पे सूर्य से आने वाली किरण है वो इसकी तली तक जा सकती है। जहाँ तक सूर्य की किरणें जाएंगी वो क्षेत्र 200 मीटर तक होता है। उसको प्रकाशित मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाशित मंडल। जहाँ तक प्रकाशित मंडल होगा वहाँ पे छोटे छोटे घास के रूप में प्लैंक्टन्स होंगी। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, प्लैंक्टन्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, प्लैंक्टन्स का। ये घास होती है, समुद्रों की घास होती है, महासागरों की घास होती है। इस प्लैंक्टन्स को खाने के लिए ही मछलियाँ यहाँ पे आती हैं। अगर इस क्षेत्र में मछलियाँ हैं वो मछलियाँ यहाँ से इस घास को खाने के लिए मगन तटों पर ही आएगी। तो मगन तटों पे आएगी तो यहाँ पे नाविक या साहसी जो क्षेत्र जो व्यक्ति होता है इसको पकड़ने वाले, वो इन मछलियों को यहाँ पे मगन तटों पे पकड़ लेते हैं और व्यवसाय करते हैं। कुछ खाने के काम में लेते हैं, कुछ बेच देते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाग है उथला सागर वाला, ये जो प्रकाशित मंडल वाला क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरणें होती है, वहीं पे शैवाल या काई प्रकार की या प्लैंक्टन्स प्रकार की जो घास होती है वो इस सूर्य की किरणों के कारण ही होती है। ठीक है, क्योंकि इस घास को जो भोजन मिलता है वो सूर्य की किरणों के कारण ही मिलता है। फिर
ये अपने यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं और यहाँ पे समुद्र में ये शैवाल प्रकार की प्लैंक्टन्स उगाती है और इनको खाने के लिए मछलियाँ मगन तटों पे आ जाती हैं। तो आवश्यक दशाओं में दूसरी आवश्यक दशा इस उथला सागर को भी हम मान सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो दशा है वो यहाँ पे है धाराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रखती हैं धाराएं। यहाँ पे इन धाराओं की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको इन धाराओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जब हमें प्रवेश में बीए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, उस टाइम में हमने पूरे विश्व के संदर्भ में धाराएं पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी धाराएं पढ़ी थी। उस धाराओं के अंदर अगर याद है तो बात कर रहे हैं, अगर नहीं याद है तो इसमें देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे बात करें, ये 0 डिग्री वाली रेखा है। ठीक है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री वाली। इसके उत्तरी भाग में जैसे हम बात करें अटलांटिक महासागर की, ठीक है, अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन आती है, यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन आती है। यहाँ पे इन पवनों के कारण यहाँ का पानी आगे बढ़ता है। ये कैरेबियन सागर है, द्वीप समूह है। यहाँ से ये धारा आगे बढ़ती है और इन क्षेत्रों से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ तक तो इसके कई नाम हैं। हम नामों की बात करें, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, ये आगे बढ़ेगी तो कैरेबियन धारा, यहाँ आगे जाएगी मैक्सिकन धारा, यहाँ से आगे बढ़ेगी फ्लोरिडा की धारा। यहाँ पे आगे बढ़ते ही इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। ये धारा आगे बढ़ कर के यहाँ से आगे बढ़ेगी, इधर से आगे बढ़ेगी। यहाँ बढ़ते ही इस क्षेत्र में जो कटक है, जहाँ यहाँ पे चैलेंजर डॉल्फिन कटक है, इस कटक के सहारे आगे चली जाएगी, यहाँ पे डेल्टा बनाएगी। समझ गए? कई शाखाओं में, जैसे इरमिंगर की धारा चली जाएगी, इधर की ओर आएगी, वो नॉर्वे की धारा आ जाएगी, तो यहाँ पे इधर जाएगी, वो दक्षिणी ग्रीनलैंड की धारा चली जाएगी। यहाँ पे ग्रीनलैंड जो देश है या द्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर, ये तो क्या थी? गर्म धारा, यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं। वो कौन सी धाराएं होती हैं? वो गर्म धाराएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण साल भर क्या रहते हैं? सीधी रहती हैं। तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये पानी गर्म रहता है। तो ये धारा कैसी है? गर्म धारा है। ठीक है। यहाँ से ये ठंडे क्षेत्र हैं, इधर से पवनें आएंगी, पवनों के साथ पानी आएगा, यानी कि कैसा पानी आएगा? ठंडा। ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फीले क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडा क्षेत्र है, तापमान कम है। ठीक है। कम तापमान के कारण यहाँ की जो हवा धाराएं हैं वो ठंडी हैं। इधर से जो धारा आएगी ठंडी आएगी। दोनों धाराएं, यहाँ पे ये धारा ठंडी वाली और इधर से गर्म धारा, दोनों आपस में मिलेंगी। कौन कौन सी है? ठंडी धारा तो है लेब्राडोर। कौन सी धारा है? लेब्राडोर धारा। यहाँ उत्तरी अटलांटिक में जो ठंडी धारा आती है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, उस धारा का नाम क्या है? लेब्राडोर धारा है। ठीक है। और यहाँ पे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो धारा जाती है, इस धारा का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। इन दोनों का जो मिलन स्थान है, इसके यहाँ पे इस क्षेत्र में वो पानी यहाँ पे सम बन जाता है, यानी ना तो ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा। तो वहाँ पर उस क्षेत्र में प्लैंक्टन्स की प्रकार की घास जो है वो यहाँ पे पनपने लग जाएंगी। प्लैंक्टन्स घास हैं वो पनपने लग जाएंगी। और दूसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहता है, तो मछलियाँ उस पानी में आना चाहेंगी। कौन से पानी में? जहाँ पे न तो ज़्यादा गर्म पानी हो, न ही ज़्यादा ठंडा पानी, यानी कि बीच का जो पानी होता है उसमें ज़्यादा मछलियाँ रहना पसंद करेंगी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मछलियों का अथाह भंडार है। यहाँ पे जो अथाह भंडार है उस किनारे को यहाँ पे कहते हैं ग्रांड बैंक। क्या कहते हैं? ग्रांड बैंक। यानी विश्व की सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। विश्व में जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन का क्षेत्र यहाँ पे ग्रांड बैंक है। ऐसी ही दशा यहाँ पे नॉर्वे के तट के पास में भी बनती है, जिसको यहाँ पे डागर बैंक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, डागर बैंक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धाराएं इसको कैसे प्रभावित करती हैं, यानी उसकी दशाओं में सबसे महत्वपूर्ण भाग रखती है धाराएं। यहाँ पे सेम कंडीशन बनती है जैसे अटलांटिक में बनती है, वैसी ही यहाँ पे जापान द्वीप है। इस जापान द्वीप के पास में यहाँ पे इधर से फिलीपींस से होते हुए एक धारा जाती है जिसको हम क्यूरोशियो धारा बोलते हैं। कौन सी धारा बोलते हैं, क्यूरोशियो धारा। ये धारा गर्म है, कैसी है, गर्म। ऊपर से जो धारा आएंगी, यहाँ बेरिंग सागर से होते एक धारा आएगी, ये धारा कौन सी है, ओयोशियो धारा है, जिसको सफ़ेद धारा भी बोलते हैं, ओयोशियो धारा। ओयोशियो धारा और क्यूरोशियो धारा दोनों आपस में आकर के यहाँ जापान के पास में मिलेंगी और इस क्षेत्र में मत्स्य पालन करवाएंगी। ठीक है, तो मत्स्य पालन का सबसे ज़्यादा जो धाराओं के रूप में बात करें तो गर्म ठंडी धारा एक तो यहाँ पे मिलती हैं क्यूरोशियो और ओयोशियो, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में मिलती हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा। इन दोनों के मिलन और जो स्थल होते हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स और मछलियों का खूब अथाह भंडार होता है। तो यहाँ पे कुशल नाविक होते हैं, जो साहसी नाविक होते हैं, उनके द्वारा मछली पालन किया जाता है। यहाँ पे स्वचालित जो नाव होते हैं उनके द्वारा भी मछली पालन किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में हम बात करें तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे बात करने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी बात कर ली है। शीतोष्ण क्षेत्र इसके आवश्यक दशाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरा उथला सागर है, वो भी रखता है। तीसरी बात हमने की धाराओं की। चौथी बात हम करें यहाँ पे नदियों के मुहानों पर। अगर चौथी बात करें तो नदियों का जो मुहाना है, उसे मुहाने पर ये जो मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ वहाँ पे शुद्ध जल आएगा। नदी का मुहाना कौन सा होता है, नदी का एक तो होता है मुहाना और एक होता है उद्गम स्थल। मुहाना तो जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। जैसे समुद्र पर्वतीय क्षेत्रों से निकल के सागरों में जाती है, ये पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकलती है, इसको तो कहते हैं नदी का उद्गम। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे नदी आगे बढ़ करके इस समुद्र में गिरेगी, तो समुद्र में ये क्या हो गया, इसका मुहाना। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मुहाना हो गया। तो यहाँ पे जो नदी गिरेगी वो यहाँ से मीठा पानी लेकर के आएगी, स्वच्छ या शुद्ध पानी को लेकर के आएगी। यहाँ पर मलबा आएगा वो तो यहाँ पे छोड़ देगी, फिर पानी यहाँ पे गिराएगी। तो इस पानी में यानी शुद्ध पानी में, मीठे पानी में मछलियाँ अपने अंडे देने आती हैं। यानी मछलियाँ जो अंडे देती हैं वो शुद्ध पानी में, मीठे पानी में देती हैं। तो नदियों का जो मुहाना है वहाँ पे जो मछलियाँ वो अंडे देने आएगी तो यहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे भी मत्स्य पालन किया जा सकता है। इसकी आवश्यक दशाओं में नदियों का मुहाना भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कुशल व साहसी नाविक। नेक्स्ट है कुशल व साहसी नाविक। अगर कुशल और साहसी नाविक नहीं होगा तो जो मछलियाँ हैं वो गहराई में चली जाएंगी। अगर वो साहसी नाविक है, कुशल है, तो अगर तट के पास में, मगन तट में मछलियाँ आएंगी यहाँ पे प्लैंक्टन्स को खाने के लिए, तो अगर वो साहसी है तो इन मछलियों को पकड़ लेगा। अगर वो कुशल नहीं है, इस काम में निपुण नहीं है, अगर निपुणता नहीं है उसके काम में, तो वो मछलियाँ यहाँ से गहरे भाग में चली जाएगी और गहरे भाग में मछलियों को पकड़ना संभव नहीं है। ठीक है, उनको तो केवल मगन तटों वाले उथले सागर में ही पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो कुशल व साहसी नाविक का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगली बात करें कटा-फटा तट। अगली बात क्या करें, कटा-फटा तट। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। कटा-फटा तट किसको कहते हैं, जैसे तो कोई तटीय भाग है, यहाँ पे ये तटीय भाग है, ये कटा-फटा होना चाहिए। यहाँ इधर क्या है, पानी है पूरा, और इधर स्थल भाग है। अगर स्टीमर कहते हैं छोटे जहाज़ों को, ठीक है, बड़ी नाव जो स्वचालित नाव होती हैं, इन नावों के द्वारा जो कुशल नाविक हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्रों में आते हैं। ठीक है, तो ये नाव है, उन नावों में मछली पालन किया जाता है। तो इन नावों को कहीं पे ठहराया भी जाता है, यानी इनको एक जगह ठहराया जाता है। तो अगर ये कटा-फटा तट नहीं होगा, यानी कि ये कटा-फटा है, तो नाव को ला करके इसके बीच में खड़ी कर देंगे, यहाँ पे इसको बांध देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऐसे केवल पानी होता, तो इस क्षेत्र में नाव को खड़ा करने में मुश्किल होती इनको। ठीक है, अगर कटा-फटा तट है तो इनके बीच में जाकर के नाव को यहाँ पे ठहराया जा सकता है।
तो इसकी आवश्यक दशाओं में मछलियों में जो इसका तट है समुद्र का वो कटा फटा होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे स्थानीय मांग की। स्थानीय मांग की बात करें तो जैसे अगर किसी बाज़ार में मछली पालन किया जा रहा है, जैसे मान लो आप अगर खेतों में फसल उगा रहे हो, वो फसल अगर मार्केट में नहीं बिकेगी तो वो फसल आपके पास ही रहेगी, तो आपके पास रहेगी तो आपका आर्थिक जो नुकसान होगा वो होगा ही होगा, और आपको खाने के लिए भी पर्याप्त जो रूप में जो खाद्यान्न चाहिए वो भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो उसको बेच करके आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो नहीं कर पाओगे। तो स्थानीय मांग यानी बाज़ार में उस चीज़ की जितनी मांग होगी उतना ही मत्स्य पालन यहाँ पे परिपूर्ण होगा। ठीक है। अगर स्थानीय मांग जैसे हम बात करें बाज़ारों में, यहाँ पे आपने 5 किलो मछली पकड़ी और 5 किलो मछली आप मार्केट में ले जाकर के बेच दोगे तो बिक गई तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएंगी। अगर वो नहीं बिकी, 5 किलो वापस ले आए तो आप क्या करोगे, फिर आपकी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उनको आप खरीद नहीं सकते। तो ये जो मत्स्य पालन है ये प्राथमिक व्यवसाय व्यक्ति का, यानी प्राथमिक व्यवसाय में ही इसको शामिल किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय में खनन है, यहाँ पे कृषि है, मत्स्य पालन है, ऐसे प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है आदमी की, यानी उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह सकता। यानी खाद्यान्न के रूप में हम इसको ले रहे हैं तो जीवित नहीं रह सकते। अगर खाद्यान्न हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये खाद्यान्न का भरपाई करनी पड़ती है। तो ये खाद्यान्न में हम काउंट करते हैं, कृषि को भी करते हैं और मत्स्य पालन को भी करते हैं। खनन वगैरह जो प्रकृति ने हमें दिया वो सीधा का सीधा हम काम में ले लें, यानी कि जो मछलियाँ हैं वो प्रकृति की देन है, यानी कि जो समुद्रों में मछलियाँ हैं उनको डायरेक्ट निकाल करके हम खा लें। तो इन प्रकार की क्रियाओं को सीधा हम अपने उपयोग के रूप में ले लें तो ये प्राथमिक प्रकार की एक्टिविटी होती हैं या प्राथमिक व्यवसाय इनको कहते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट आवश्यक दशा की, नवीन वैज्ञानिक उपकरण। तो ये क्या होते हैं नवीन वैज्ञानिक? आज के टाइम में ऐसे नाव या स्टीमर आ गए हैं स्वचालित, यानी अपने आप चल करके वहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार के जो नाविक हैं वो हैं यहाँ पे जापान प्रकार के देशों के पास। जो विकसित देश हैं उनके पास टेक्निक की कोई कमी नहीं होती है और वो उन टेक्निक के माध्यम से उन मछलियों को, नाव को यहाँ समुद्र में छोड़ देते हैं और वहाँ से उस टेक्निक नाव के माध्यम से उन मछलियों को नाव में भर लेते हैं और वो नाव वापस यहाँ किनारे पे आएगी और यहाँ पे मत्स्य पालन करते रहेंगे। तो आज के युग में जो वर्तमान में जो आधुनिक टेक्निक वाली जो नावें चल रही हैं उनके द्वारा भी मत्स्य पालन किया जा रहा है। यानी कि जो साहसी नाविक करते थे उनसे 10 से 12 20 गुना या 100 गुना ज़्यादा काम वो टेक्निक वाली नाव भी कर सकते हैं। तो आज के रूप में यहाँ पे अनुकूल दशाएं इनके रूप में भी मानी जा सकती हैं। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं मत्स्य पालन के रूप में। आप बुक उठाना, अपने चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ लेना तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।